अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की। व्हाट इज़ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर? इज़ बेसिकली अ कॉर्नियल अल्सर विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। एटियोलॉजी में इसकी मेन जो बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो याद होने चाहिए। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, गोनोकोकस, मोराइजेला, सूडोमोनास, क्लेप्सिला, प्रोटियस, ये सारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बोथ कैन कॉज मेन स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सूडोमोनास। और हमने हाँ स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सूडोमोनास हर हाल में याद रखना होगा। पैथोजेनेसिस इसकी याद रखनी होगी। पैथोजेनेसिस में अगर अंदर की चीज़ नहीं याद होती, एटलीस्ट पैथोजेनेसिस की स्टेजेस का पता होना चाहिए। दे कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू और इन वाइवा। 4 स्टेजेस होती हैं: इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज, एक्टिव स्टेज, रिग्रेसिव स्टेज एंड साइकेट्राइजेशन स्टेज। अब इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में ये हुआ है कि एपिथीलियम की इंजरी हो गई है, और एज अ रिजल्ट एपिथीलियम की इंजरी की वजह से क्या हुआ है कि जो भी हमारे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, हमारे जितने भी इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होते हैं, वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं एपिथीलियम को भी एंड सराउंडिंग स्ट्रोमा को भी। एंड यहाँ पे याद रखना होगा कि यहाँ पे जो हमको कॉर्नियल ओपेसिटी नजर आती है, दैट इज येलोविश और वाइटिश। हमको कॉर्निया का रंग नजर आ रहा होता है। कॉर्नियल ओपेसिटी एज सीन एज येलोविश और वाइटिश इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में। एक्टिव स्टेज में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर बन रहा है, नेक्रोसिस हो रही है एंड स्लाविंग ऑफ द एपिथेलियम हो रही है ऑफ द इन्वॉल्व कॉर्निया, जिसकी वजह से अल्सर डेवलप कर रहा है। जो कि मेन चीज़ हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि इट इज़ द लोकल डिफेक्ट या एक्सकेवेशन ऑफ द कॉर्नियल सरफेस प्रोड्यूस बाय स्लाविंग ऑफ द इन्फ्लेमेटरी नेक्रोटिक टिश्यू। इन्फिल्ट्रेशन हुई थी पहले, इन्फ्लेमेटरी नेक्रोटिक टिश्यू बना, उस नेक्रोसिस एंड स्लाविंग ऑफ की वजह से जो भी एपिथेलियम इन्वॉल्व है वहाँ पे अल्सर बन रहा है। एंड वी नो अल्सर्स डेवलप एट द लेवल ऑफ एपिथेलियम। यूजली क्लिनिकली किस तरह नजर आएगा? जो ऊपर इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज थी वो हमको वाइटिश येलोविश मिल रही थी, यहाँ पे हमको ग्रे वाइट स्वोलन कॉर्निया नजर आएगा विद नेक्रोसिस ऑफ द अल्सर बेस, रिएक्टिव हाइपरीमिया, एंटीरियर यूवाइटिस, ब्लेफेरोस्पाज्म, पेन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, डिक्रीज इन विजन, ये सब क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन जो चीज़ रखनी होगी वो ग्रेश वाइटिश कॉर्निया मिलेगा। ऊपर येलोविश वाइटिश था, यहाँ पे ग्रेश वाइटिश है। एंड यहाँ पे हमको एक और चीज़ मिलती है विच इज़ नोन एज हाइपोपियन। हाइपोपियन उन्होंने ये यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ये छोटू सा दिस वाइट वाइट, और यहाँ पे भी ये दिखाया हुआ है दिस इज हाइपोपियन। हाइपोपियन की फिगर कभी कभी ऑस्ट्री में भी आ जाती है। हाइपोपियन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोपियन? बस ये याद रखना है, हाइपोपियन इज द कलेक्शन ऑफ पस सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर ड्यू टू आउटपोरिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर। ये बस इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि हाइपोपियन इज द कलेक्शन ऑफ पस सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर। ये शुरू की लाइन तो हर हाल में याद रखनी है। एंड व्हाई डज इट ऑकर? ड्यू टू द आउटपोरिंग ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन टू द एंटीरियर चैम्बर। फिर एक्टिव स्टेज हो गई, इन्फिल्ट्रेटिव भी हो गई। अब आती है रिग्रेसिव स्टेज। क्या अब रिग्रेसिव स्टेज क्यों होती है? ड्यू टू अब हम ट्रीटमेंट देंगे या ड्यू टू नेचुरल होस्ट मैकेनिज्म, अब वो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं अल्सर के। अब ये रिग्रेस कर रहा है जो लीजन था। लास्ट काम जो साइकेट्राइजेशन स्टेज, साइकेट्राइजेशन स्टेज में ये होता है कि बेसिकली अब हीलिंग ऑकर होने लग गई है। और हमने क्या चीज़ पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि हमने कहा था याद रखनी कि एपिथेलियम जो होता है इट रीजनरेट्स इटसेल्फ। तो एपिथेलियम भी यहाँ पे डैमेज आया था। यहाँ पे एपिथेलियम क्या कर रहा है कि उसकी प्रोग्रेसिव एपिथेलाइजेशन हो रही है, वहाँ पे प्रोग्रेसिवली एपिथेलियम हील कर रहा है अपना आपको, क्या कहते हैं, रीएपिथेलाइज कर रहा है। अल्सर जो भी है वो दैट इज़ बीइंग हील्ड विद सब्सिक्वेंट स्कारिंग ड्यू टू, क्या कहते हैं, ड्यू टू न्यू स्टोमल लेमिला विच इज़ फॉर्म्ड बाय द केराटोसाइट्स। की मेन चीज़ यहाँ ये है कि साइकेट्राइजेशन स्टेज में अब हीलिंग शुरू हो गई है, अल्सर की स्कारिंग शुरू हो गई है। तो 4 स्टेजेस थी। इन्फिल्ट्रेटिव में सिर्फ जो हमारा एपिथेलियम है उस पर डैमेज आए, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, कॉर्निया येलोविश और वाइटिश है। एक्टिव स्टेज में अब अल्सर बन चुका है, नेक्रोसिस हो गई, स्लाविंग ऑफ द इन्फ्लेम्ड इन्वॉल्व कॉर्निया, अल्सर डेवलप हो गया। यहाँ पे क्लिनिकली हमको ग्रेश वाइटिश कॉर्निया मिल रहा है और साथ में हाइपोपियन की डेवलपमेंट मिल रही है। रिग्रेसिव स्टेज ड्यू टू नेचुरल होस्ट मैकेनिज्म या ड्यू टू ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स खत्म हो रहे हैं। एंड साइकेट्राइजेशन स्टेज के अब यहाँ पे अल्सर इज बीइंग हील्ड, री एपिथेलाइजेशन हो रही है और क्या कहते हैं अल्सर की स्कारिंग हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स पे हैं तो जो सिम्टम्स के साथ पेन करेगा, मेन सिम्टम वुड बी पेन, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि कॉर्निया इज सप्लाइड बाय मैनी नर्व्स इवन दो इट इज एवेस्कुलर, लेकिन ये नर्व से ज़्यादा सप्लाई हुआ था। तो कॉर्नियल ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्नियल नर्व्स स्पाज्म ऑसिलरी बॉडी, उसकी वजह से पेन के सिम्टम मिलते हैं विच कैन ऑल्सो लीड टू ये कहते हैं रेस्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। ब्लड विजन के सिम्टम आते हैं, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, रेडनेस, हेलोस, ये चीज़ें मिलती हैं। मेन कॉम्प्लेन के साथ पेन के साथ आता है। साइंस तो याद होने चाहिए कि रिड्यूस विजन होगा, लिड्स भी एडिमेटस होंगी, कंजंक्टिवा रेड और कंजेस्टेड होगा, लिम्बस में भी मार्क्ड सिलियरी कंजेशन मिलेगी, डिस्चार्ज को आइदर बी वाटरी, म्यूकोपुरुलेंट, पुरुलेंट। कॉर्निया में हमको जो अल्सरेटेड एरिया होगा दैट वुड बी ग्रेश वाइट या येलोविश वाइट इन कलर विद ओवल और इरेगुलर मार्जिन्स एज वी जस्ट स्टडीड बिफोर। कॉर्निया जो सराउंडिंग अल्सर का होगा वो हेजी होगा ड्यू टू एडिमा एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। मेन जो चीज़ याद रखनी है वो कॉर्नियल स्टेन्स याद रखने हैं, और जो ऑस्पी में अगर फिगर आएगी वो इस तरह की ग्रीन सी इमेज आएगी। ग्रीन सा हमें स्टेन मिलता है। ये ग्रीन सा हमको कॉर्नियल अल्सर क्यों मिलता है? बिकॉज
ये जो ग्रीन स्टेन होता है दैट इज़ नॉन एज फ्लोरेसेंट डाई स्टेन। 2% फ्लोरेसेंट डाई स्टेन इज़ यूज्ड एंड वो 2% फ्लोरेसेंट डाई करता क्या है, वो इस कॉर्नियल अल्सर को ये ग्रीन सा स्टेन करता है। दैट शोज कि दिस इज़ द एक्टिव अल्सरेटेड एरिया, दिस इज़ द पैथोग्नोमिक साइन। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये ऑस्ट्री में आ भी सकती है इस तरह की इमेज कि जहाँ भी ग्रीन इमेज नजर आ जाए कॉर्निया की, इसका मतलब है कि कॉर्नियल अल्सर है। एंड नेक्स्ट सवाल यही होगा क्यों ये ग्रीन है, इट इज़ ड्यू टू द स्टेन विच इज़ योर 2% फ्लोरेसेंट डाई स्टेन। एंड अगला सवाल ये हो सकता है कि इसके अलावा कौन से स्टेन्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन यूज़ रोज बेंगाल स्टेन। रोज बेंगाल स्टेन भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी एंटीरियर चैम्बर में हमको पस मिलेगी जिसका साइन है आइरिस, और सिलियरी बॉडी में हमको कहते हैं आइरिडोसाइक्लाइटिस के साइन और सिम्टम्स मिलेंगे। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कैन बी रेज्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्लोकोमा। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट्स मेन इज पेन, उसके अलावा कॉर्नियल स्टेन पॉजिटिव होगा, हेजी कॉर्निया मिलेगा सराउंडिंग का, सिलियरी कंजेशन होगी जिसकी वजह से पेन हो रहा होगा, और सेकेंडरी इंट्राओकुलर प्रेशर वही सेकेंडरी ग्लोकोमा सकता है, एंड हाइपोपियोन भी हमको मिल सकता है। तो ये 5 क्लिनिकली डायग्नोस्टिक पॉइंट्स पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट किस तरह होती है कॉर्नियल अल्सर की, मैनेजमेंट यूजली हम आउट पेशेंट ही ट्रीट करते हैं। अगर तो कोई बहुत सीवियर केस हो तो एडमिशन कराना होता है। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कॉन्टैक्ट लेंस का वेयर यूज़र तो नहीं है, ऑकुलर ट्रॉमा तो नहीं हुआ, ऑकुलर सरफेस डिजीज़ तो नहीं है, कोई सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन तो नहीं है। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। कौन सी इन्वेस्टिगेशन चार याद रखनी होगी, ब्लड सीबीसी, ईएसआर, ब्लड शुगर, यूरिन डिया। और माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हम कौन सी कराते हैं, उसमें हमारे पास ग्राम स्टेन, जिम्सा स्टेन आ जाता है, कल्चर और सेंसिटिविटी आ जाती है। साथ में हम टू डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फंगल केराटाइटिस के मे भी फंगल ना हो तो उसमें हम 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए 3 पॉइंट्स जो मेन याद रखने के, ट्रीटमेंट इज डन अपॉन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, रिलीफ ऑफ पेन एंड देन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर। सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। हाउ डू वी कंट्रोल द इन्फेक्शन, वी कंट्रोल द इन्फेक्शन बाय टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, जिसमें सिवाय जेंटामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि वो दोनों अब यूज़ नहीं होती, उनके अलावा कुछ भी बोल देनी है या कुछ भी कोई भी एंटीबायोटिक जो भी आप लोग को आती, जो भी आपको आसान लगती वो लिख देनी है। क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑटोफ्लोक्सासिन, जो भी मॉक्सीफ्लोक्सासिन के टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आर यूज टू कंट्रोल द इन्फेक्शन हाफ एन आवर टू 4 times अ डे। एंटीबायोटिक के ऑइंटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें से पॉलीफैक्स ज़्यादातर मैं याद रखता हूँ क्योंकि जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा बेड टाइम पे ही दी जाते हैं, उसमें से पॉलीफैक्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में पॉलीफैक्स या अगेन कोई और एंटीबायोटिक कह सकते हैं। सब कंजंक्टाइवल इंजेक्शंस ऑफ 0.5 मिलीमीटर ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगेन कोई भी एंटीबायोटिक का नाम ले सकते हैं। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत रेयर होता है अनलेस और अनटिल के जो अल्सर हो वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेट कर गया हो कि देयर इज़ अ डेंजर साइन ऑफ एंडोथेल्माइटिस या नियर द लिम्बस हो अल्सर। मेन जो कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन में हमने याद रखना होगा, टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हाफ एन आवर टू 4 times अ डे, कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स बिफोर बेड टाइम पॉलीफैक्स, और सब कंजंक्टाइवल इंजेक्शन ऑफ 0.5 मिलीमीटर ऑफ कोई भी एंटीबायोटिक। देन वी कम टू रिलीफ ऑफ पेन। जब भी पेन होता है किसी भी आई की कंडीशन में पेन हो रहा होगा, याद रखने पेन को किस तरह रिलीफ कराते हैं, वी रिलीव द पेन थ्रू योर साइक्लोप्लीजिक ड्रग्स। साइक्लोप्लीजिक में एट्रोपिन भी दे सकते हैं या हम ज़्यादातर शॉर्ट एक्टिंग ट्रोपिकामाइड भी देते हैं। हाउ डज साइक्लोप्लीजिक्स रिलीव द पेन, दे रिलीव द पेन बाय relieving the spasm of ciliary body, they prevent the posterior synaptic formation and they dilate by dilating the pupil। ये दो उसके पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये पेन को रिलीज कराते हैं, क्योंकि पेन होते ही नहीं वजह से कि सिलियरी स्पाज्म की वजह से हो रहा होता है एंड ड्यू टू इरिटेशन इन द नर्व एंडिंग एंड ड्यू टू इंट्राओकुलर प्रेशर। तो मेन साइक्लोप्लीजिक्स रिलीव ऑफ पेन के लिए दे सकते हैं, इसमें एट्रोपिन भी कह सकते हैं या शॉर्ट एक्टिंग ट्रोपिकामाइड भी कह सकते हैं, एनाल्जेसिक्स भी हम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे सिंस देयर इज अ चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्लोकोमा तो हम एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स में से हम बीटा ब्लॉकर और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देंगे। रिलीफ ऑफ पेन का याद रखना, रिलीफ ऑफ पेन किस तरह कराना है, मेन साइक्लोप्लीजिक्स, उसके अलावा एनाल्जेसिक्स एंड उसके अलावा एंटी ग्लोकोमा में हमारे पास बीटा ब्लॉकर और कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही देने, सारे एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स नहीं देने। लास्टली अगर इन सब से हील नहीं कर सका अल्सर तो नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर की ट्रीटमेंट किस तरह होती है। नॉन हीलिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर इज डन थ्रू बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस, कंजंक्टाइवल फ्लैप, टाजोग्राफी, अम्बिलिकल कोर्ड सिरम, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन या थेराप्यूटिक केरेटोप्लास्टी। तो ये भी 4-5 याद रखने इस तरह नॉन हीलिंग। अगर तो इन दोनों शुरू से मेन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, रिलीफ ऑफ पेन ही पूछा जाता है, लेकिन अगर तो उससे नहीं ट्रीट हुआ तो जो नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर है दैट इज ट्रीटेड थ्रू बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस, कंजंक्टाइवा का फ्लैप, टाजोग्राफी, अम्बिलिकल कोर्ड सिरम, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन एंड थेराप्यूटिक केरेटोप्लास्टी। मेन जो इसमें चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, एक जो नोट है
जो इंपॉर्टेंट है कि स्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। स्टेरॉइड कभी भी नहीं देने। स्टेरॉइड दे दिए किसी ने तो बस समझ लो वो फेल हो गया। स्टेरॉइड्स क्यों नहीं देने होते वो भी पूछे जाते हैं। स्टेरॉइड्स इसलिए नहीं देते बिकॉज स्टेरॉइड्स दे बेसिकली डिक्रीज द फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी, they inhibit the wound healing, and they increase the danger of perforation. Due to these three actions, steroids are always never used in bacterial corneal ulcers. They are contraindicated to decrease the fibroblastic activity, inhibit the wound healing, increase the danger of perforation. एंड हम पैड्स भी नहीं देते क्योंकि पैड्स बेसिकली वार्म एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है। तो ये दैट वाज ऑल ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर्स। नाउ वी कम टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दीज कॉर्नियल अल्सर्स, जिनमें सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के नाम याद रखने होंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है जिसको हम टॉक्सिक एराइडोसाइक्लाइटिस भी कहते हैं। सेकेंडरी ग्लोकोमा बन सकता है एज वी सीन के सेकेंडरी इंट्राओकुलर प्रेशर रेस्ट हो रहा है। डेसिमेटोसील हो सकती है और कॉर्नियल अल्सर की परफोरेशन हो सकती है। तो क्या क्या याद रखने हैं? एंटीरियर यूवियाइटिस, सेकेंडरी ग्लोकोमा, डेसिमेटोसील एंड परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। अब कॉर्नियल अल्सर की परफोरेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है वो भी याद रखना होगा कि आइरिस का प्रोलैप्स हो सकता है, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस हो सकती है या सबलक्सेशन ऑफ द लेंस हो सकती है, कैटरैक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, एंड ऑफ थैलेमाइटिस हो सकता है, पैन ऑफ थैलेमाइटिस हो सकता है, इंट्राओकुलर हेमरेज हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट, एंटीरियर साइनिकी एंड कॉर्नियल फिस्टुला। इनमें से आई बिलीव एटलीस्ट 5 तो आराम से याद हो जानी चाहिए कि आइरिस का प्रोलैप्स हो। ये दिखाया हुआ भी है, देखो ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है ना, इस तरह की ऑलमोस्ट इमेज आती है ऑस्पी में कि कॉर्नियल अल्सर की परफोरेशन की वजह से क्या होगा? आइरिस प्रोलैप्स, सबलक्सेशन या एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस, कैटरैक्ट फॉर्म हो रहा है, एंड ऑफ थैलेमाइटिस, पैन ऑफ थैलेमाइटिस हो रहे हैं, इंट्रा ऑकुलर हेमरेज हो रहा है, रेटिना की डिटैचमेंट, एंटीरियर साइनिक की फॉर्मेशन एंड कॉर्नियल फिस्टुला की फॉर्मेशन। और उसके अलावा कॉर्नियल स्कारिंग भी होती है। कॉर्नियल स्कारिंग या जो कॉर्नियल ओबेसिटी बनती है यूजुअली ड्यू टू एक्सेसिव हीलिंग ऑफ अल्सर। एक्सेसिव हीलिंग की वजह से हमने क्या पढ़ी थी लास्ट ईयर? साइकेट्राइजेशन पढ़ी थी कि उसमें अल्सर की स्कारिंग हो रही है। एक्सेसिव स्कारिंग की वजह से जो एक हमको कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है वो कॉर्नियल स्कारिंग मिल सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़्यादा कॉर्निया की ओबेसिटी हुई है वो भी सिर्फ नाम याद रखने की किस किस तरह की में कॉर्नियल स्कारिंग मिल सकती है। नेबुला, मैक्यूला, ल्यूकोमा, ल्यूकोमा एडहेरेंट, एक्टेटिक कॉर्निया, सूडोकॉर्निया एंड पीछे लिखा हुआ है एंटीरियर स्टेप्लोमा। तो बस मेन हमने कॉर्नियल अल्सर की परफोरेशन एंड कॉर्निया की स्कारिंग, इन दोनों की जो अलग से और पॉइंट्स बताए हैं वो याद रखने होंगे कि हमारे पास कॉर्नियल स्कारिंग की वजह से नेबुला फॉर्मेशन, मैक्यूला, ल्यूकोमा, ल्यूकोमा एडहेरेंट, एक्टेटिक कॉर्निया, सूडोकॉर्निया एंड एंटीरियर स्टेप्लोमा मिलता है। हाउ डू वी ट्रीट द मेन कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस? मेन कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी थी जो हमने भी पढ़ी थी? डेसिमेटोसील और परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। तो इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है कि अब इन कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह ट्रीट करें? इन कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने का आसान सा तरीका ये है कि ऑलमोस्ट इन कॉम्प्लिकेशंस को ऑलमोस्ट उसी तरह हम ट्रीट करते हैं जिस तरह हम नॉन हीलिंग अल्सर को ट्रीट कर रहे थे। ऑलमोस्ट इन्हीं के थ्रू ही ट्रीट करते हैं कि एक तो फोर्टिफाइड टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं, एंटी ग्लोकोमा ड्रग दे रहे हैं, प्रेशर बैंडेज दे रहे हैं। उसके अलावा हम क्या करा रहे हैं? वही जो हम पीछे नॉन हीलिंग अल्सर को जिस तरह कर रहे थे कि बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस, कंजंक्टिवा का फ्लैप, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट और थेराप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट में वही पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट या फुल थिकनेस ग्राफ्ट थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी में कराते हैं। इस तरह हम डेसिमेटोसील को ट्रीट करते हैं। सिर्फ ना वही ट्रीटमेंट के नाम याद रखने होंगे। और अगर कॉर्निया की अल्सर है उसको परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर जो उसको किस तरह हम ट्रीट करते हैं वही जिस तरह हम डेसिमेटोसील को कर रहे थे। वही सिमिलरिटीज़ हैं कि 45 टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, वही बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस कर रहे हैं। यहाँ पे भी कंजंक्टिवा का फ्लैप है, यहाँ पे भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांट है, यहाँ पे भी फुल थिकनेस ग्राफ्ट है। अलग से जो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है वो टिश्यू एडहीसिव ग्लू और एंटी कोलेजिनियस ड्रग्स बताया हुआ है। लेकिन अगर ये नाम भी याद हो, मेन जो इनकी सिमिलरिटीज़ याद रखनी है ट्रीटमेंट ऑफ डेसिमेटोसील एंड परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर, जो कि यूजली पूछी नहीं जाती लेकिन अगर पूछ ली जाए तो जो मेन याद रखनी है कि वो है इंटेंसिव फोर्टिफाइड टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी। फोर्टिफाइड का ये मतलब है कि वो स्ट्रेंथनिंग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और हम प्रेशर बैंडेज दे रहे हैं। प्रेशर बैंडेज नहीं, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, इंटेंसिव फोर्टिफाइड टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी, कंजंक्टिवा का फ्लैप, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट एंड थेराप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट में फुल थिकनेस ग्राफ्ट। क्योंकि इस तरह से इन 5 के थ्रू हम दोनों को ठीक कर लेते हैं। वैसे अगर अलग से किसी ने सारी याद रखनी तो वो सारी भी रीड कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। आई होप कि ईजिली समझ में आ गया हो इसकी पैथोजेनेसिस की स्टेजेस, इसके साइंस, इसकी हमारे पास वो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के पॉइंट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स, ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, मेन तो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस के नाम एंड उन कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह ठीक कर सकते हैं, जिनमें से मेन डेसिमेटोसील और परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर आता है। होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू। और ऑस्पी के लिहाज से इमेज इस तरह की याद रखनी। ग्रीन से अल्सर शो किया होगा, ग्रीन स्टेट्स 2% फ्लोरेसेंट डाई। और कौन कौन सा डाई यूज़ हो सकता है? रोज बेंगल डाई यूज़ हो सकता है। सो थैंक यू।